कम फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों का जो लेखपाल का एग्जाम है उसकी डेट अब बहुत पास आ गई है। तो इस वीडियो में हम जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट करवाए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में जो पीवाईक्यू है वही रामबाण होते हैं। इससे आपका कंप्लीटली रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपको सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक यहाँ पे सारे पीवाईक्यू जो हैं और कंप्लीटली वन शॉट के रूप में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, तो उससे जो जो क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार डैश है द्वारा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को द्वारा और मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? तो जल शक्ति के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है ऑप्शन नंबर डी, सौर विकिरण। कौन सी? सौर विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार कैसा है? क्षैतिज, उल्टा, या फिर आगे देख लेते हैं कि बोथ दोनों ऑप्शन है या फिर सीधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपराइट यानी कि सीधा इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है, इसलिए इसमें इसका जो राइट आंसर है वो ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर है ही नहीं। ये स्थित कहाँ है? ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक पद चिन्ह। ठीक है, पारिस्थितिक पद चिन्ह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है? तो अपघटक के रूप में कौन सा जीव कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया और कवक। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया और कवक यही अपघटक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं है बताना है। कपास, जानवरों की हड्डियां और लकड़ी ये तीनों होती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम फॉइल ये नहीं होती है, तो इसका यही राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि पारितंत्र के दो मूल घटक जो हैं वो कौन है? तो आपका राइट आंसर है बी, जीवी और अजीवी, ये दोनों मूल घटक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र जो है ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था 1935 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फौना। इसे फौना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, फौना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक कौन सा नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक अजैविक नहीं है। पानी, मृदा और हवा ये तीनों हैं, कवक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कि पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक प्रयास यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ग्लोबल एफर्ट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो वर्ष है और फिर डैश है कि वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियम से भारत में वन रोपण प्रक्रिया में तेजी आई। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 यानी कि 1980 के वन संरक्षण के अधिनियम से आई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि 2023 में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक जलवायु नीति को आकार देने में भारत की सक्रिय भागीदारी देखी गई? विशेष रूप से
पेरिस समझौते और विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के संबंध में। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, COP28 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 2023, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जैविक विविधता यानी कि संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2024 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1 अप्रैल 2024 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC की रूपरेखा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष में जारी की गई? तो ये जारी की गई वर्ष 2008 में। ठीक है, कब? वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामसर कन्वेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सवेन यानी कि साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इसका सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। यहाँ पे है कि उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का एक जीवंत उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन जो है वो इसका जीवंत उदाहरण है, जिसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, यहाँ पे वनों की सुरक्षा से संबंधित यह आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, पादप संरक्षण। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, ये कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन पीस। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन पीस इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 3, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के अलवर जिले में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे अधिक बाघों की आबादी है? तो बाघों की जो आबादी है विश्व में वो भारत में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, भारत में सबसे अधिक है इसकी आबादी। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो टाइगर है वो 1973 में शुरू हुआ था, जिसके कारण ही इसमें वृद्धि हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्य जीव गंतव्य कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर इसकी ये दूसरा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 26 कि वन्य जीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है। तो ये कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, संकेतक प्रजातियां।
संकेतक प्रजातियां। उसके बाद नेक्स्ट है वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है कि पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो पक्के बाघ अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश पक्के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केरल में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। उसके बाद नेक्स्ट है कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? कामेंग एलिफेंट रिजर्व, तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो ये माना जाता है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा है? तो इसमें है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए जो पहले नंबर पे दिया है वही राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि इसी तरह की वन शॉट वीडियो आपको बाकी भी सब्जेक्ट की प्राप्त होती रहे। जैसा रिस्पांस मिलेगा वैसे ही आगे वीडियो और बहुत ही कम समय में आपको मिल पाएंगी, जिससे आप बहुत ही कम समय में लास्ट टाइम पे PYQ रिवाइज कर पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मणिपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट है कि सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है दादरा और नगर हवेली में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दादरा और नगर हवेली। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय यानी री इंट्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नामीबिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब तो आ भी गए हैं, ये पहले की बात है 2022 की। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कर्नाटक में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर है भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा असम में। यहाँ पे देख भी लेते हैं जो ये चारों दिए गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से संबंधित है, पेरियार कहाँ है? ये केरल में है, और सुंदरबन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व 18। ठीक है, कितने? 18 हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट कि दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कर्नाटक। उसके बाद है नेक्स्ट कि कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो ये स्थित है आगरा शहर के पास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आगरा शहर। उसके बाद नेक्स्ट है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम है केरल में स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, केरल।
थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो थट्टेकड़ स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर केरल। उसके बाद नेक्स्ट है कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ जानकारी देख लेते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना, घाना पक्षी विहार राजस्थान और रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा प्रदूषण यानी कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें बताना है आपको कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कणकीय पदार्थ जो है 10 PM ये शामिल नहीं होते हैं, बाकी सारे शामिल होते हैं जो ऑप्शंस में है। उसके बाद नेक्स्ट है NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है ने वित्त वर्ष 19-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 म्यूजी मीटर क्यूब दर्ज की पर मीटर क्यूब। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 म्यूजी पर मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 म्यूजी पर मीटर क्यूब प्राप्त हुई। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इकाई कमी क्या थी ये आपको बताना है थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 138 म्यूजी मीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल इसको माइनस करना था आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो ये जमाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक गीला जमाव होता है और दूसरा सूखा जमाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अवरक्त विकिरण। ठीक है, कौन सा? अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत ही होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो ये पराबैंगनी किरणें अवशोषित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो एसिडिक पीएच इसका मापदंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो ये 0.7 ppm की सिफारिश की जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ओजोन ये योगदान प्रदान नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यह है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो ये सभी है आबादी बढ़ने के कारण से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आबादी का जो बढ़ना है वही। नेक्स्ट है कि पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है CFC, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी CFC इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे दोनों आपको पदार्थ बताने इन चारों ऑप्शन में से वो कौन है? तो वो है मरकरी और साइनाइड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कौन सा? मरकरी और साइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो ये मोटर वाहन जो है वो स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फ्लाई ऐश क्या है। तो फ्लाई ऐश है ऐश के लघु कण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऐश के लघु कण। फिर ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है। तो ताजमहल को SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड उसके प्रभाव का खतरा है। ठीक है, SO2 और N2O जो होते हैं इनका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। तो अनुमान प्रदान करती है नदी के जल में जो सूक्ष्म जीवी संदूषण हो रहा है उसके बारे में ये अनुमान प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो भूक्षरण होता है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है वनारोपण करके। ऑप्शन बी राइट आंसर, वनारोपण। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती है। तो ये है ऑक्सीजन, यही योगदान नहीं देती है। बाकी मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों योगदान देती हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो मुख्य रूप से तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक यानी कि ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ये तीनों ही अपेक्षित परिणाम है। समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो ये सभी इसका राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें ये सभी हैं, मीथेन भी है, ओजोन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसी प्रकार की अगर वन शॉट वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर सब्जेक्ट की आपको वन शॉट वीडियो मिलती रहे बहुत ही कम समय में। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। तो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर। ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन सा, थ्वाइट्स ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो अभी हमने आपको बताया था कौन कौन सी है। तो इसमें से नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस नहीं है। बाकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों तो होती ही हैं। उसके बाद यहाँ पे 73 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर से है तो इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड इधर देख कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, निम्नलिखित में से क्या ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है तो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी O2। यहाँ पे सभी के जो प्रतीक दे दिए गए हैं, O2 ऑक्सीजन को बोलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। ठीक है, तो CO2, CH2, N2O, OT, O3 ये सारी तो होती है ग्रीन हाउस गैसें, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश 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 कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहु मंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर है लंबवत खेती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कैसी लंबवत खेती। नेक्स्ट है कि
कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस जी का क्या नाम है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि विश्व विरासत स्थल, आपका चैप्टर ही स्टार्ट होता है यहाँ से। नेक्स्ट तो विश्व विरासत स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है रामसर स्थल तवा जलाशय। ये तवा जलाशय जो है वो किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, तवा जलाशय मध्य प्रदेश। फिर अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये है कुतुब मीनार में। कहाँ पे? कुतुब मीनार में। ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद नेक्स्ट है भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में कौन सा स्थान है? तो स्थान है 7वां, ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर पर्यावरण के जो विविध बनते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी गुरुग्राम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंदन में स्थित है। लंदन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 9 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 9 अप्रैल 2023। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPCB ने डैश शहर में वर्ष डैश में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूरत में 2019 में। ठीक है, सूरत में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियान E8 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एलिफेंट यानी कि हाथी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। ऑप्शन सी राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है कि शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शहरी वानिकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शहरी वानिकी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? तो ये है प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार किया जाता है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष में। कब? 4 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि न्यू मेटाफोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो न्यू मेटाफोर है वो किससे संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोव व दलदली पेड़ों की जड़ों से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास में जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क INCCA किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया 2009 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2009। उसके बाद नेक्स्ट है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में जहां बर्फबारी आम होती है वहां मिट्टी के साथ पौधे को उसकी सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसको हीविंग। ऑप्शन नंबर सी हीविंग बोला जाता है। नेक्स्ट है कि एक जीव है जो कार्बनिक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो ये कौन सा है? ये है आर्गेनोट्रोफ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 16 फरवरी जिसे दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और इसे 16 फरवरी 2005 से लागू किया था। कब? 16 फरवरी 2005 से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी पायरोलिसिस से।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पायरोलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आपका राइट आंसर रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? तो ये किसके साथ सहयोग में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये सहयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सहयोग में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय हाथी को क्या कहते हैं? तो जो भारतीय हाथी होता है इसे बोलते हैं एलिफस मैक्सिमम सब स्पी इंडिकस। ठीक है, और ये एशियाई हाथी की एक उप प्रजाति होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो ये भारतीय शहर है भोपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भोपाल। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तक आपके 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन परत के अवक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें बताना है आपको किस में रखा है? तो ये रखा है प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने में, जिसमें वर्तमान में 6 से 7 से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रख दिया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों के लिए कॉफी जो पीने वाली होती है जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? इसरो के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसरो। उसके बाद नेक्स्ट है यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका अर्थ होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? तो ये आरंभ किया था हिम तेंदुआ का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो अनिवार्य होता है तमिलनाडु के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए अब किस अभियान के तहत दर्ज किया गया था? ये पहले का क्वेश्चन है। तो ये क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। नेक्स्ट है कि नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंसिनरेटर। क्या? इंसिनरेटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 2003 में। कब? 2003 में। उसके बाद नेक्स्ट है मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक के पास। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो इसी प्रकार की हर सब्जेक्ट की 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, जिससे आप बहुत ही कम समय में लास्ट टाइम पे आप PYQ का रिवीजन कर पाए। आपको पता ही है कि PYQ हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको UPSSC के जितने भी PYQ हैं उनका अगर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है, उनको अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ना है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।